today we'll be starting with new chapter, and that chapter is going to be magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा, जैसे इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूलेज मिलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिले थे, लेकिन काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। अगर आपको पता लग गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी वजह से चार्ज पर कैसे फोर्स लगता है, तो बहुत ही आसान ये चैप्टर बनता है और काफ़ी आसानी से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। मतलब यू विल रियली फाइंड, मतलब मज़ा आता है इस चैप्टर में तो खासकर मुझे कि मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से है। थोड़ा सा हमें 3D विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। हम आंखें बंद करके जो सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, इस क्षमता को अपन चेक करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत मज़ा ज़रूर आएगा इस सवाल में। इसमें देखेंगे चार्जेस कैसे गोल गोल चक्कर काट रहे हैं कि भाई उस पर कोई चीज़ मतलब फोर्स लगते हुए दिख नहीं रही, उसके बावजूद भी फोर्स लग रहा है। तो वह सभी चीज़ें अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसमें से मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक एक टॉपिक उभर के बाहर नहीं आता। जैसे करंट में तो आपको दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ दिख के बाहर नहीं आता। कई बार मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो कि सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर वेटेज वाइज बात करें तो आपको जेईई एडवांस में आपको 1 या 2 सवाल इस चैप्टर से मिल सकते हैं, कि ना 1 या 2 सवाल इस चैप्टर से मिल सकते हैं। कई बार आपको पैराग्राफ भी मिल जाता है, 2 सवालों का पैराग्राफ या 3 सवालों का पैराग्राफ। तो वंस अगेन ये चैप्टर थोड़ा ईजियर साइड में है ना। मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी भी तो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसकी मतलब जैसे कोई भी स्टडी होती है, ऐसा है नहीं कि बाबा आज एक साइंटिस्ट ने बोला कि आज से मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हुआ तो आज ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ आया, जैसे न्यूटन ने भी देखा कि एप्पल गिर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसी दिन में ग्रेविटेशन शुरू हो गया कि ग्रेविटेशन का G m1m2/r² सीधा बता दिया, है ना। ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में भी समय लगा था। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था उसी के बेसिस पर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो क्या था कि देखा गया कोई ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल पाए जाते हैं, देयर आर सम मटेरियल जो कि आयरन को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। अराउंड 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के आसपास अपने को ये पता लगा कि हाँ यार, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि आयरन यानी कि लोहे को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये अपने को आइडिया नहीं था ना, उस टाइम पर नॉलेज थी। तो धीरे धीरे जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करी। तो अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास हमने ये समझना शुरू किया कि यार हमारा अगर इस मटेरियल की एक नीडल बना दी जाए, एक मटेरियल की इसकी नीडल बना दी जाए और उसको अगर हम फ्रीली लटका दें, है ना, फ्रीली हम अर्थ में लटका दें, तो वो क्या कर रही थी, हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी। हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने क्या बनाया, कंपास बनाया। तो धीरे धीरे जाके फिर और इसमें स्टडीज हुई, एंड आफ्टर दैट कुछ चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि बाबा कैसे ये नीडल पर फोर्स लग रहा है, कैसे वो अलाइन हो रही है, कि हमेशा वो नॉर्थ की तरफ ही क्यों जा रही है, हमेशा ये ईस्ट में क्यों नहीं गई, साउथ में क्यों नहीं गई, वेस्ट में क्यों नहीं गई। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे स्टडी की गई। और इन स्टडीज़ में सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा रिलेटेड है।
ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर अलग अलग नहीं आते, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में गुथे हुए हैं, ऐसा फ्री नहीं है ना। कि वो तो हमारे इस अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द सेक ऑफ 12th वाला चैप्टर कि हाँ यार 12th के बच्चे हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों को अलग अलग कर दिया। बट इफ़ यू रीड हायर स्टडीज़, तो अगर आप खासकर अगर फिनमेन देखेंगे तो इन भाई साहब का जो ऑर्डर है पढ़ाने का या उनकी लेक्चर का जो ऑर्डर है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एज दैट ऑफ आर्स लेक्चर अपने तरीके से। तो जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहे होते हैं, साथ में मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ें भी शुरू कर रहे होते हैं, तो वो बता भी रहे होते हैं कि ये आपस में कैसे गुथे हुए हैं, आपस में कैसे बंधे हुए हैं, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए इतना काफ़ी है, हम अलग अलग बिल्कुल देखेंगे इनको, थोड़ा सा जहाँ पर रिलेशन हम बता सकते हैं वहाँ पर हम बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या है कि देखा गया बाबा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को, ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को हमने रेस्ट पर रख दिया, तो देखा गया कि बाबा ये जो है मतलब कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स फील होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और उसी फील्ड में हमने एक पॉजिटिव चार्ज मूव करवा दिया, हमने एक पॉजिटिव चार्ज मूव करवा दिया, तो उस पर देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। तो देखा गया कि बेटा अगर एक चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा, और देखा गया कि वही चार्ज को अगर हमने मूव करवाना शुरू कर दिया तो देयर इज अ फोर्स on the charge particle due to magnetic field. There's a force on the charge particle due to magnetic field. तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगा रही है। तो इस चीज़ पर बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है हमारे HCV में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर खोलेंगे तो पहले 2 पेज में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बात को समझाया हुआ है, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि इंटरेस्ट जग जाए, उसके बाद में आप खुद से पढ़ ही लीजिएगा। तो देखिएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे रेस्ट पर है चाहे मोशन पर है, तो ये मोशन और रेस्ट वाली जो चीज़ें हैं ये तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है ना, या नहीं करती है? करती है, बिल्कुल करती है। कि कोई भी ये चीज़ जो है, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर ये लो हमने ले लिया, जयेश को मैंने इधर खड़ा कर दिया, है ना, तो जयेश को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और जयेश जो है यहाँ पर खड़ा होके ही देख रहा है, तो उसको क्या दिखा कि ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, एंड अनदर पार्टिकल, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है ये मूव करता हुआ गया, तो उस पर देखा जयेश बोलेगा कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है क्या उस पर? बोलो, नहीं लग रहा है। और अगर मोशन में है तो चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग सकता है क्या? लग सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर चेंज करता हूँ, तो लेट अस चेंज ऑब्जर्वर, और मैंने क्या कर दिया, ऑब्जर्वर को ये चला दिया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v थी तो ये अपने को क्या किया, यहाँ पर जयेश है, अब ये मिसेज जयेश कर दिया मैंने, और ये सेम वेलोसिटी से इधर जाती है। अब बताओ, अब मैं इससे पूछता हूँ कि बताओ ये वाला पार्टिकल तुम्हें मूव करता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो वो क्या बोलेगी, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे यार नहीं दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा। लेकिन बाबा फोर्स लग रहा है तो फोर्स का वजह से क्या होता है कि बाबा उस पर एक्सेलरेशन वगैरह आ जाएगा, उसका मोशन चेंज हो जाएगा। तो
उसको क्या दिख रहा है, जो लिफ्ट में है या जो गाड़ी में बैठ के चल रहा है, उसको तो देखा कि बाबा ये पार्टिकल रेस्ट पर है ना। इसको क्या दिखा कि ऑब्जर्व्स दिस पार्टिकल एट रेस्ट, है ना। उसको क्या दिखा कि इसने तो देखा कि ये वाला जो पार्टिकल है वो तो रेस्ट पर पाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर फोर्स लगता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या फोर्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है क्या? नहीं होता है बाबा। उस पर मैंने धक्का लगाया तो चाहे तुम ज़मीन से देखो या चाहे आसमान से देखो, चाहे जलती गाड़ी से देखो, फोर्स तो फोर्स ही दिखेगा। इसका मतलब ये जो चलने लगी, तो चलने के बाद में क्या इस पार्टिकल पर, ये जो इस वाले पार्टिकल पर इसको फोर्स लगता हुआ दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैंने शुरुआत में कहा था कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगता है ना। ये स्टेटमेंट मैंने बोला। अब यही स्टेटमेंट इसने भी सुना और इसने देखा कि बाबा ये वाला चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट पर है, उसके बावजूद भी इस पर फोर्स लग रहा है, तो ऐसे कैसे हुआ? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने अब आपके सामने सवाल खड़ा कर दिया है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से HCV में एक्सप्लेन किया है। तो अब आपका काम क्या रहेगा आज का होमवर्क में से एक पार्ट, कि HCV में जाइए, मैग्नेटिक वाला चैप्टर खोलिए और उसके पहले 2 पेज पढ़ के आइएगा, है ना। मैग्नेटिक वाला चैप्टर खोलिए, उसके पहले 2 पेज पढ़ के आइएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, है ना। थोड़ा इंटरेस्ट, मज़ा आएगा कि बाबा कैसे एक ऑब्जर्वर के लिए, है ना, ये ऑब्जर्वर मैंने जयेश कह दिया, तो जयेश के लिए ये वाले जो फोर्सेस हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स कहा जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वर चेंज कर दिया जाए तो वही फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ना कह के उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दिया जाएगा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दिया जाएगा। तो देखिए, फोर्स का ये जो हुआ है परिवर्तन हो चुका है। मैग्नेटिक फोर्स से हम उसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। अब कैसे बोल रहे हैं, इसके लिए फर्दर जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। पढ़ लेंगे आगे। अरे बोलो बाबा। ओके, तो चलिए सबसे पहले, अभी यहाँ पे तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, इसकी प्रस्तावना रख ली। सबसे पहले इस चैप्टर में पहला हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, इफ अ चार्ज पार्टिकल if a charged particle is kept near an electrically neutral current, is kept near an electrically neutral current carrying wire, then charged particle will remain at rest. Hence, neutral current carrying wire, then the charged particle will remain at rest. Then the charged particle will remain at rest. That means there is no force, on charged particle at rest. Charged particle at rest. Next लिखिए,
if a charged particle is given some velocity v naught, given some velocity v naught, then it is found that it deviates from its path hence there must be some force acting on charged particle if a charged particle is given some velocity v naught, then it is found that it deviates from its path hence there must be some force acting on the charged particle. There must be some force acting on the charged particle नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सिंस द करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, so this cannot be electric force. It cannot be electric force. It has to be some other force. It has to be some other force, and this force is known as magnetic force. And the region around it is known as magnetic field. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बाबा ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए है ना वेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सबसे प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू मूविंग चार्ज। यानी कि चार्जेस अगर मूव करते हुए पाए गए हैं तो उनकी वजह से उनके सराउंडिंग में उन्हीं के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हुई पाई जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का सबसे प्राइमरी रीज़न यही है मूविंग चार्जेस। सर दूसरा भी तो हो सकता है मैग्नेट की वजह से, तो ये हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेट।
तो एक्चुअली थोड़े दिनों बाद जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो मैग्नेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर में भी हम जानेंगे कि मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस कारणों से बनती है। वो मोशन ऑफ चार्जेस, मूविंग चार्जेस की वजह से ही बनती है। तो वंस अगेन जो पहला रीज़न है वही दूसरे के अंदर में भी बैठा हुआ है, बस अभी अपने को पता नहीं लग रहा। तीसरा, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। वंस अगेन ऑप्शन 3 के अंदर में भी आपको वही चीज़ दिखी जो ऑप्शन 1 के अंदर है। तो इसका मतलब मिला जुला के अल्टीमेटली है तो एक ही रीज़न, वो क्या है कि भाई अगर मूविंग चार्ज अगर होगा हमारे पास में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो मूविंग चार्ज की वजह से ड्यू टू मैग्नेट के अंदर में भी मूविंग चार्ज होते हैं। कैसे पता लगेगा? थोड़े दिनों बाद आपको आइडिया लगेगा। फिर करंट कैरिंग वायर, वंस अगेन इसमें भी क्या होता है, मूविंग चार्जेस होते हैं। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये जो प्राइमरी रीज़न है ड्यू टू मूविंग चार्जेस है। बात समझ में आती है क्या? जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जी। तो नेक्स्ट इज बायो सावर्ट्स लॉ। जैसे अपने पास कूलाम लॉ था, वो बताता था फोर्सेस क्या हैं। बायो सावर्ट्स लॉ क्या बताएगा कि लेट्स से देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग वायर जिसमें कि आई जाता है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना। अभी हमने देखा था कि भाई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मूविंग चार्जेस होंगे, मूविंग चार्जेस है साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा लेंथ, इस छोटे से लेंथ को मैंने क्या ले लिया, DL ले लिया। तो इस DL लेंथ की वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि बाबा इस पॉइंट पर जो यहाँ से R दूरी पर है, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने P कह दिया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट P किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल लेंथ DL, और वो क्या लिखा जाएगा, उसको हमने dB से इंडिकेट कर दिया है ना, उसे हमने dB से इंडिकेट कर दिया। तो देखा गया कि भाई साहब ये लॉ कहता है कि जो dB है वो क्या पाया गया, वो पाया गया IDL के प्रोपोर्शनल पाया गया, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो dB पाया गया प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फिर देखा गया कि बाबा dB को अगर देखा गया तो dB प्रोपोर्शनल पाया गया, किसके प्रोपोर्शनल पाया गया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के प्रोपोर्शन में पाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बाबा ये सभी चीज़ों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो dB जो पाया जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू पाया जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है तो अपन क्या करते हैं ना, कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r², ठीक है, अपॉन r²। तो अब देखा गया कि बाबा ये वाली चीज़ तो क्या है, ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में का सोचा उसी तरह से इसके बारे में भी सोचते हैं। तो बाबा ये एक वेक्टर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर दिखा तो राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसा जुगाड़ दिखना चाहिए ताकि वो वेक्टर दिख जाए। तो हमने dB वेक्टर अगर लिखना चाहा तो ये आ गया μ0/4 पाई, ऊपर साइन थीटा दिख रहा है और वेक्टर भी बनाना है, तो किसके बारे में सोचें बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये क्या आ जाएगा, IDL क्रॉस R
अपॉन आर क्यूब। क्या ये वाली चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी क्या अगर क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर ले तो? डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, देख लो। तो यहाँ से देख लिएगा डीएल वेक्टर जो लिया जाएगा, तो डीएल वेक्टर जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डीएल वेक्टर कहाँ लिया जाएगा? दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट लिया जाएगा। तो डीबी की वैल्यू हमारे पास, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से आर दूरी पर पी पॉइंट बनाया, तो इस पी पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखी गई? वो इतनी लिखी गई। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये क्या है? कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻7 यूनिट्स। अब यूनिट्स कैसे लिखें? ये अपने पास आ जाता है, ये है टेस्ला। डीबी को जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या लिखी जाती है? टेस्ला लिखी जाती है। एंड ये यहाँ से बन जाएगा, अपन इधर थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? इसको यूनिट भी कर लेते हैं। ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्व टू 10⁻⁻7। क्या लिखेंगे बताओ? यूनिट टेस्ला। फिर आगे, हाँ जी, मीटर बाय एम्पियर। एम्पियर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में बन चुका है। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, म्यू नॉट, जैसे अपने पास एप्सिलॉन नॉट था कि भाई एयर या वैक्यूम के लिए जो कांस्टेंट था वो एप्सिलॉन नॉट था, तो उसी तरह से यहाँ पर एयर या वैक्यूम के लिए जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट हो जाएगा इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो इसको भी चेंज कर देंगे। कैसे हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? बोलो बोलो। चलिए, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो बताइए कि ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने बायो सावर्ट्स का देखा, ये पहले आया होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले आई होगी? हाँ जी, हाँ, डायरेक्शन तो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं ना, कि भाई हमने मैग्नेटिक नीडल को रख दिया, उसको देखते हैं वो कैसे फील कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन को देख लिया। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाना या नहीं लगाना, ये हमने किसकी मदद से सोचा कि डायरेक्शन फाइनली किस डायरेक्शन में बनी हुई है। ठीक है, तो हालांकि हमने ऑर्डर उल्टा पढ़ा है कि पहले तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या आया, फिर उसके बाद में डायरेक्शन देख रहे हैं, बट एक्चुअली अगर साइंटिस्ट लोगों का सोचा जाए तो ऐसा हुआ होगा कि पहले तो हमारे पास फोर्स फील हुआ होगा कि हाँ भाई कोई फोर्स लगा रहा है, कोई धक्का लगा रहा है, फिर पता लगा होगा डायरेक्शन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेरिमेंट निकाल के एक्सपेरिमेंट से सोचा कि किस किस के प्रोपोर्शनल में आ रहा है वो देख लीजिए, एंड फिर हमने इस फॉर्मूले को फाइनली यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन हम उल्टा करेंगे, है ना। हम तो पहले तो पहुंचे थे डायरेक्शन से फॉर्मूले पर, अब हम क्या पहुंच रहे हैं? फॉर्मूले से डायरेक्शन पर पहुंचना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ अ करंट कैरिंग वायर जिसमें कि आई करंट जाता है, और यहाँ से मैं लेता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट P लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ इस पॉइंट P पर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है। डायरेक्शन कैसे पता लगा? किसकी मदद से? dl क्रॉस r, ये रहा, इसकी मदद से हमें डायरेक्शन पता लगने वाला है। तो dl वेक्टर अगर देखा जाएगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये dl वेक्टर तो कैसा बना? ऐसा बना। और r वेक्टर अगर देखा जाए तो दिस इज द r वेक्टर। तो dl क्रॉस r अगर देखा जाए तो dl क्रॉस r यानी कि dl की तरफ तो उंगलियों को करो और r की तरफ घुमा दो, है ना। dl की तरफ फिंगर्स को किया और r की तरफ कर्ल कर लिया, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ थंब किस डायरेक्शन में आया? अंदर की तरफ आ रहा है। सभी अपना हाथ घुमाइए dl से r की तरफ,
डीएल से आर की तरफ हाथ को घुमाया तो हमने देखा कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ थंब वो आ चुका है अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो अंदर बनी है। तो अंदर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर का सिंबल जो है वो कैसा है, इस प्रकार से। और बाहर का सिंबल ये कैसा है बताओ, ये आ जाता है, डॉट आ जाता है ना। किसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ज़्यादा काम आएगा, इससे पहले ज़्यादा कोई काम नहीं आ रहा था। तो अंदर की डायरेक्शन अगर दिखानी हो प्लेन के अंदर में तो हम क्या कर देंगे, ऐसा क्रॉस बना देंगे। और बाहर की डायरेक्शन अगर हमें दिखानी हो तो हम क्या कर देंगे, ऐसा गोला बनाया और उसमें डॉट बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अंदर और बाहर दोनों की डायरेक्शन हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एग्जैक्टली सेम दूरी पर, लेकिन इस क्यू पॉइंट पर आता हूँ, है ना। वायर से राइट हैंड साइड में गए तो पी पर पहुँचे, वायर से लेफ्ट हैंड साइड पे गए तो क्यू पर पहुँचे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बाबा इस क्यू वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर बना होगा। तो डीएल वेक्टर तो वैसा का वैसा रहा, आर वेक्टर को देखा जाए तो इस बार आर वेक्टर ये बन चुका है। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, बाहर की तरफ बनी हुई है। डीएल क्रॉस आर कर लीजिए, डीएल से आर की तरफ हाथ को घुमाएंगे, डीएल से आर की तरफ हाथ को घुमाया तो थंब का डायरेक्शन स्क्रीन के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ अपनी आंख में घुस जाएगा, ऐसा आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ये अपनी आंख में घुस रहा है। तो आई कैन से कि यार क्यू पर जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, पी पर कहाँ आ गई थी बोलो, अंदर की तरफ आ गई थी। चलिए अभी मैं किसी और पॉइंट की बात करता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के बाहर, जैसे ये स्क्रीन है ना, ये ब्लैक स्क्रीन है, तो ब्लैक स्क्रीन के बाहर यानी अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल की स्क्रीन के बाहर आर दूरी पर आ जाइए, वायर से आर दूरी पर आ जाइए। तो बताइए उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, राइट साइड में आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। डीएल वेक्टर है बाहर ऊपर की तरफ और आर वेक्टर है बाहर की तरफ। तो डीएल से आर की तरफ हाथ घुमाया तो राइट हैंड साइड में हमारे पास डायरेक्शन बन चुकी है। इसी प्रकार से हम एक अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पर कैसा आ जाएगा बोलो, लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अंदर घुसी हुई होगी और यहाँ पर तो क्या है, बाहर निकल रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राइट साइड में है और इस अंदर वाले पॉइंट पर देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वंस अगेन मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये रही हमारी करंट कैरिंग वायर आई, और इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मुझे क्या समझ में आया, ये कुछ इस प्रकार से दिखती हुई पाई गई, कुछ इस प्रकार से दिखती हुई पाई गई है। समझे क्या? तो यहां से एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती हुई पाई जाएंगी। और डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हमारे पास बायो सावर्ट बाबा हैं और उन बाबा ने बता रखा है कि डीएल क्रॉस आर की तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे पता लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे पता लगेगा। नोट कर लिया क्या अपन ने? तो ये ऊपर वाला भी नहीं किया गया, करो 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 करो।
डन क्या? नीचे चलें? हाँ जी हाँ। नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट। हाँ जी सर, सर ऊपर जाओ, ऐसा क्या? हाँ जी, तो अभी लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो सर फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था? ध्यान दीजिए, वो हमने निकाला था डीबी, और डीबी किसकी वजह से निकाला था? डीबी था क्या? स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि पूरी इसकी वजह से देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि इस पूरी वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, ये वायर इतनी ही है, ऊपर यहाँ तक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये एंगल है अल्फ़ा, और ये वाला जो एंगल है वो है बीटा। ठीक है, एंगल अल्फ़ा एंड बीटा, करंट आई है, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है। तो हम देखना चाहते हैं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितना पाया जाएगा। तो ऐसा कुछ काम अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, बताइए क्या करें? हाँ जी, छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, ये सेंटर लाइन है ना, तो इसी से ऊपर जाके ये गया y और ये गया dy, ले लिया मैंने। आगे बताओ, बोलो बाबा। उसके मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मैं लिखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकालने के लिए मैंने उसको मान लिया ये बी था, तो मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ डी वाई, है ना। मैंने उसको क्या लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया डी बी। तो चलिए अब डी बी लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, μ0/4π, फिर क्या आ गया, आई का आई, फिर क्या लिखूं, डी एल,
डी एल की जगह क्या लिखा जाएगा, डी वाई लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा चाहिए, साइन थीटा लिखना चाहिए था। थीटा क्या था बताइए, डी एल और आर के बीच में, तो कितना एंगल हुआ डी एल और आर के बीच में, यहाँ तो हमने कुछ देखा ही नहीं। तो मैं काम करता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ ताकि इंटीग्रेशन बाद में आसान हो। मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो अब क्या साइन थीटा लिखूंगा क्या यहाँ पर, क्या इसको साइन थीटा लिखा जाएगा। डी वाई और आर वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, ये वाला हुआ 90 प्लस थीटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, समझे क्या, अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो ये मैंने आर लिया ना, तो ये कुछ मैं एल मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, कांस्टेंट का कांस्टेंट चिपका दो, आई का आई ये भी चिपका दो। अब ये डी वाई तो 1 मिनट ऐसे ही रहने दो, और ये क्या आ गया रे बाबा, ये आ गया कॉस थीटा आ गया अपॉन एल स्क्वायर आ गया। अब मतलब वेरिएबल कौन कौन है यहाँ चेक करते हैं। एक तो मुझे डी वाई के साथ में इंटीग्रेट करना है ना, थीटा चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। एल की बात करें तो एल भी वेरिएबल है, तो मतलब खूब सारे वेरिएबल है। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो इसको हटाना पड़ेगा एक दूसरे से। ऐसा एग्जैक्ट डिट्टो काम हमने इलेक्ट्रो में किया था। अरे नहीं रे, इलेक्ट्रो को याद करो और सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिट्टो, एग्जैक्ट डिट्टो, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे। जो हमने इलेक्ट्रो में वायर का वजह से निकाला था, बिल्कुल सेम यहाँ पर निकाल रहे हैं। एनीवन? अरे यार, tan थीटा बताओ क्या है। रुक जाना, अभी पता लग जाएगा तेरे को। तो यहाँ से y बराबर r tan थीटा, dy बराबर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि फाइनल आंसर अपने को थीटा के टर्म्स में चाहिए, इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में करना था, इसलिए थीटा को एलिमिनेट नहीं किया मैंने यहाँ से। एंड यहाँ से पता लगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डी वाई को लिख सकते हैं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साथ में ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, साथ में ये लिखा हुआ है एल स्क्वायर। तो मैं एल के बारे में क्या लिख सकता हूँ, एल कॉस थीटा, ऑल्सो एल कॉस थीटा बराबर आर। तो एल बराबर आर बाय कॉस थीटा, यानी कि आर सेक थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर सेक थीटा का होल स्क्वायर। खुशी हुई अब देख के, यहाँ से देखना, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, खलास। ऊपर था आर, नीचे था आर स्क्वायर, तो ये 1 बाय आर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई का आई, फिर ऊपर 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 क्या बना, कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे में क्या बनने वाला है, आर बनने वाला है। तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। ये तो कौन आया, डी बी आया, है ना, ये भी डी बी था। तो अपने को अगर बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कांस्टेंट का कांस्टेंट है, चकाचक साइड में निकाल दिया मैंने बाहर। इंटीग्रेशन की लिमिट्स चाहिए। अब तो सही बता दो रे बाबा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा। एग्जैक्ट डिट्टो काम किया था रे, किस में किया था, इलेक्ट्रो में किया था, है ना, कि इस रेफरेंस लाइन से, ये बीच वाली लाइन थी ना अपनी, इससे तो हमने एंगल मेजरमेंट किए थे। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोला था तो नीचे वाले को नेगेटिव बोला था। ऊपर वाला एंगल मैक्सिमम कितना जा रहा है, प्लस अल्फा जा रहा है। नीचे वाला मैक्सिमम एंगल कितना जा रहा है, बीटा, लेकिन माइनस साइन के साथ में। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो ये बताओ क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्या लिखूं साथ में,
अरे यार ऐसे चुप बैठोगे क्या, जल्दी बताओ। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा है ना। तो यहाँ पर मैंने लिमिट्स वगैरह सब पुट कर दिए हैं एंड फाइनली ये आ चुका है। बस अब इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास बन चुकी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, है ना, जिसमें कि अल्फा और बीटा हमें पता लग चुके हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख ली है। एनी डाउट? नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं तो उम्मीद कर रहा था आप खुद ही कर लोगे इस चीज़ को, कुछ भी नया नहीं है इसमें तो, है ना। एक बार इलेक्ट्रो याद पढ़ के आना रे कल से, कल वाली क्लास में 2 चीज़ें हो गई। एक तो HCV में पढ़ना है दो पेजेस, और दूसरा है इलेक्ट्रो में सारे जो भी फॉर्मूले हमने डिराइव करे हैं सब एक बार पढ़ के आओ। पढ़ के आने से मतलब खुद डिराइव करके आओ, है ना। तो पढ़ के आ गए किताब की तरह। अच्छा इतना लिख लिया, ये लो। डन क्या? अरे क्या रे, 2 मिनट डिराइव करने में भी इतना टाइम नहीं लगा है। डन डन डन। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब वो एंगल बताइएगा मेरे को, है ना, मैं आपको अलग अलग करूँगा। रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर समझते हो क्या? कहाँ पर देखा था? अच्छा गिरी सर लेते हैं क्या? हाँ क्या? अरे अब तुम खुद के जोक बना के पहले से ही बना के बोल दो। अच्छा बूम बूम। अच्छा जी, तो चलो ठीक है। तो रैपिड फायर राउंड, 1 मिनट रुक जाओ, मैं सवाल बना लूँ मैं अपने, नहीं तो फिर तुम पहले बीच बीच में बक्कर करते रहोगे। तो बाकी रैपिड फायर राउंड एक जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, दैट इज़ कॉफ़ी विद करण। नहीं पता क्या? पता है क्या? क्यों रे, दर्द हो रहा है तेरे को? इसमें बता अल्फ़ा कितना बीटा कितना। अरे हाँ, इसमें तो एंगल ये 15 और ये 15। अल्फ़ा बताओ, बीटा बताओ। अल्फ़ा इज़ एंड बीटा इज़ -15 क्योंकि अपने को ये पॉइंट P दिया गया है। ये रही करंट कैरिंग, 1 मिनट मेरी गलती है यहाँ पर, एक छोटी सी करंट कैरिंग वायर बतानी पड़ेगी। ये रही, है ना, करंट कैरिंग वायर मैंने ऐसा बना दिया, दिस इज़ द करंट कैरिंग वायर।
तो इस पॉइंट P पर हम देखना चाहते हैं कि बाबा कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस परपेंडिकुलर से जितना एंगल ऊपर जाना पड़ेगा, कितनी मुंडी घुमानी पड़ेगी इसको देखने के लिए, कितना घुमाना पड़ेगा, इतना घुमाना पड़ेगा, तो ये आ गया 30। और फिर लोअर एंड के लिए तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखा तो बेटा नीचे था ही नहीं, कहाँ था, ऊपर था, कितना जाना पड़ा, 15 डिग्री जाना पड़ा। तो बाबा नीचे को हमने लिखा था कि भाई कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको 15 लिखते, तो ऊपर वाले को -15 लिखना पड़ेगा, समझे ना, सब बता रखा है मैंने इलेक्ट्रो में। इसमें बताओ, ये मैंने 45 कर दिया और ये मैंने 10 डिग्री कर दिया, ये है पॉइंट P और करंट ऐसे जाता है I, -45 और बीटा बराबर +55, प्लस की 50 प्लस की माइनस प्लस आ जाएगा। पक्का? क्या किसी को दर्द हो रहा हो तो बताओ, चेक कर लो अच्छे से खड़े होके। हाँ बताओ, इसमें अल्फा बताओ और बीटा 90, इसमें अल्फा बताओ एंड बीटा इज 0। चलिए अब थोड़ा सा काम अपन कर लेते हैं। अब इसके लिए ना मैग्नेटिक फील्ड भी बता ही दो, μ0I/4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये आ जाएगा μ0I/2πr। ये तो कौन आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है μ0I/2πr। तो इसको याद रखना रे बाबा, है ना, ये इन्फिनिट और सेमी इन्फिनिट वाली चीज़ें थोड़ी आती रहती हैं सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बार, तो इसको याद रखना। तो इसके लिए बताओ क्या बनेगा, बी के μ0I/4πr साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, तो दिस इज μ0I/4πr। अच्छा, बाकी के लिए मैंने एंगल निकाल लिए, बाकी अपना मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल सकते हो ना अपन, है ना, निकाल सकते हो ना, बस फॉर्मूले में डालना है। चलिए अब अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि ये अपने को करंट कैरिंग वायर दिखा, इस करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर आई इतर गया, तो इस पॉइंट P पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अंदर ही होगी क्या, या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अंदर ही है पक्का। हाँ बिल्कुल, अपन करते हैं, एक छोटा सा DL इधर ले लिया और R वेक्टर अगर देखें तो ये ऐसा बनेगा, तो DL क्रॉस R, DL से R की तरफ हाथ घुमाया तो अंगूठा अंदर की तरफ घुसता हुआ पाया गया, और अंगूठा अंदर की तरफ घुसता हुआ पाया गया, इसका मतलब टकाटक अपन बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर बताइए, बोलो बोलो, बाहर के अंदर, बाहर के अंदर, बाहर है, तो इस पर बाहर की तरफ है। अगर मैं इसको करंट को अंदर कर दिया तो P पॉइंट पे बताइए, अंदर है। अगर मैं यहाँ पर इस करंट को ये नीचे कर देता हूँ तो बताओ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको एक बताता हूँ, थंब रूल फॉर डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना, इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो क्या है, अपने को सबसे पहले तो कौन सा हैंड लेना है बोलो, राइट हैंड लिया। अब राइट हैंड का क्या करना है, थंब लेना है। अब उस थंब को लेके क्या कर देंगे, जैसे ये वायर है ना, तो इस वायर में मैं देखता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, नीचे है, तो थंब को किधर करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ कर देना है। कर दिया क्या सबने, अपने अपने हाथ पे कर लो, कर लिया क्या। राइट हैंड लेना है, लेफ्ट नहीं, बहुत मारूंगा कोई अगर लेफ्ट लेगा तो अभी यहाँ पर राइट हैंड लिया और थंब की डायरेक्शन को करंट के इधर कर दिया।
अब पी पॉइंट पर फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करो, घुमाने की कोशिश करो ऐसे। पी पॉइंट पर ऐसे फिंगर्स को ऐसे ना ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे गोल गोल हाथ घुमा रहे हो, मतलब थम के अलाउंग में ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हो, ऐसे लट्टू की तरह। लट्टू समझते हो क्या? भंवरे की तरह, है ना, ऐसे ऐसे। तो ऐसा घुमाया तो पी पॉइंट पर फिंगर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आई बोलो? बाहर की तरफ आ गई क्या? अरे आगे कह रहे। तो इसका मतलब अपने इस तरह से हम क्या कर लेंगे कि बाबा थंब को, है ना, थंब को करंट की डायरेक्शन में, अरे थंब कौन सा? राइट हैंड का थंब है ना, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, एंड नेक्स्ट क्या है? फिंगर्स को कर्ल करो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां तक, जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां फिंगर्स को, ये क्या कर दिया मैंने, फिंगर को कर्ल करो एंड डायरेक्शन ऑफ fingers at that point, fingers at that point is direction of magnetic field. जल्दी से नोट कर लो और आगे बढ़ेंगे अपन कल। ऊपर जाऊं क्या? यह हो गया ऊपर का काम, ये वाला काम हो गया। अरे यार, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, सो गधों की तरह बैठे रहते हो ना। हाँ, डन। अरे और ऊपर क्या है रे? और ऊपर तो खीर बट रही है तेरी। हो गया ना? इसका हो गया, इसको भी लिख लो जल्दी से। डन है क्या? जिस किसी को भी हिंदी से दिक्कत होती है उसको मराठी में लिख लें अपनी मर्जी से, या इंग्लिश में लिख लें। डन डन डन। ओके, तो चलिए, दो होमवर्क है आपके पास में, एक तो वो एचसीवी की रीडिंग, दूसरा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो डेरिवेशन है वो करके आएंगे। ओके ओके, चलिए बाय बाय।